हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इतिहास में देखेंगे पार्ट 11 समता आंदोलन। अब इसमें हम देखेंगे कि समता आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई, क्या कारण था समता आंदोलन की शुरुआत की, और इसमें समानता लाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था। जब आधुनिक भारत का निर्माण हुआ स्वतंत्रता के बाद, तो इसमें राजनीतिक स्वाधीनता जो थी यह सबसे महत्वपूर्ण अंग था। अब यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, खाली स्थान की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है आधुनिक भारत। या इस तरह से भी आ सकता है कि आधुनिक भारत की यात्रा में खाली स्थान का संग्राम महत्वपूर्ण था, तो यहाँ पे आ जाएगा राजनीतिक स्वाधीनता। क्योंकि अगर देश को सुचारू रूप से चलाना है, लोग तरक्की कर सके, देश तरक्की कर सके, तो उसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक स्वाधीनता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम किस पर आधारित था, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का विरोध होने लगा। पराधीनता अर्थात गुलामी, सामंतशाही जैसे कि कुछ जमीन जो है वह सामंतों को दिया जाता था जो उसकी देख रेख करते थे, तो उसे कहा जाता था सामंतशाही। सामाजिक विषमता, समाज में विषमता थी, ऊंच नीच था, यहाँ पर जाति के भेद पर, पैसों के आधार पर व्यक्ति को मापा जाता था। आर्थिक शोषण, तो इन सभी बातों का विरोध था। अब एक प्रश्न बनता है कि इस राजनीतिक स्वाधीनता संग्राम में किन बातों का विरोध था, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि राजनीतिक स्वाधीनता संग्राम में यहाँ पर राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, इन सभी का यहाँ पर विरोध था। इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता की भांति समता के विरोध को भी बहुत महत्व प्राप्त है। अब यहाँ पर समता का सिद्धांत मतलब समानता रखना, एक जैसा समझना, तो स्वतंत्रता, जैसे स्वतंत्रता जरूरी थी, स्वतंत्र होना आवश्यक था, उसी प्रकार से समता का सिद्धांत भी, यह भी एक महत्वपूर्ण था कि हर एक व्यक्ति को समता का अधिकार मिलना चाहिए। इस रूप में किसान, श्रमिक अर्थात जो काम करने वाले मजदूर थे, महिला, दलित और आदि वर्गों का, अब यहाँ पर किसका किसका समावेश था, किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलन और समता तत्व को महत्व देने वाला समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुत मूल्य था, अर्थात बहुत ही उपयोगी था। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राजनीतिक स्वाधीनता संग्राम में क्या महत्वपूर्ण था, कौन से मूल्य महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलनों तथा समता तत्व को महत्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुमूल्य रहा।
इसका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत निर्माण के ताने बाने को समझ नहीं सकते। अर्थात उसका जो निर्माण की प्रक्रिया है, ताना बाना अर्थात जो उसकी निर्माण की प्रक्रिया है, जो उसे बनावट है उसकी, उसे समझ पाना मुश्किल है। अतः यहाँ पर इस चैप्टर में, इस प्रकरण में हम कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जिससे एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। इसी कड़ी में हम पहले आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला आंदोलन है किसान आंदोलन। इसमें हम देखेंगे कि किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया। तो भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़े थे। यहाँ पर किसानों का जो है आर्थिक स्वरूप में शोषण हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर किसानों को कुछ परिणाम भुगतने पड़े थे। अंग्रेजी शासन जमींदार साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था। अब यहाँ पर साहूकार को संरक्षण कौन प्रदान करता था? अंग्रेजी शासन जमींदार। जो अंग्रेजी शासन का जमींदार था वो साहूकार को संरक्षण देता था। वे किसानों पर अत्याचार करते थे। ये जो साहूकार होते थे ये क्या करते थे? किसानों पर अत्याचार करते थे और इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार विद्रोह किए। इसी विद्रोह में बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की सख्ती के विरुद्ध विद्रोह किया। अब यहाँ पर नील की खेती होती थी जो कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, तो इसका भी बंगाल के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया। उसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की स्थापना की। अभी यहाँ पर होता है, प्रश्न बनता है कि कृषि संगठन की स्थापना क्यों की गई? तो उत्तर स्वरूप हमें यहाँ से मिलता है कि बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की सख्ती से विरुद्ध विद्रोह किया और इसीलिए उन्होंने कृषि संगठन की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने आगे बढ़कर दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण ने नील उगाने वाले किसानों की खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए। क्योंकि ये जो है ब्रिटिशर्स बस खाली इसका उत्पादन, इसे हम कहते हैं नगदी फसल। देखिए फसल दो प्रकार की होती है। जो खेती की जाती है, किसान जो खेती करते हैं वह दो प्रकार की करते हैं। एक होता है नगदी फसल और दूसरा होता है खाद्यान्न फसल। तो देखिए नगदी फसल मतलब जिसे बेचकर पैसा कमाया जा सके उसे कहा जाता है नगदी फसल, और खाद्यान्न फसल अर्थात जिसे खाने के योग्य, जो जिन पदार्थों का, जिन फसलों का उत्पादन हम खाने के लिए करते हैं, जैसे दाल चावल गेहूं मक्का, ये सब जो है खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। किंतु अगर हम देखें तो जैसे चाय, कपास या ये नील हो गया, इन सभी की खेती जो है, रबर, इन सभी की खेती नगदी फसल के अंतर्गत आता है, जिसे पैसे कमाने के उद्देश्य से उसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वह बंगाल के किसानों को यहाँ पर बाध्य करते थे नील उत्पादन के लिए, और इसीलिए यहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया और दीनबंधु मित्र ने उन्होंने एक लिखित अपनी रचना में नील दर्पण नामक रचना में उन्होंने किसानों की हालत को बताया, पूरे समाज को बताया कि किसानों की हालत किस प्रकार से है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स जो है जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे थी कि भारतीयों को, किसानों को खाने के लिए खाद्यान्न फसल की जरूरत है और वो उन्हें मिल ही नहीं रहा था, उसका उत्पादन वह कर ही नहीं रहे थे।
तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए बनता है, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित खालिस्तान ने नील उगाने वाले किसानों की खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए, तो नील दर्पण। जोड़िया मिलाओ के लिए आ सकता है, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया और 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किसान सभा संगठन की स्थापना कब और किसने किया? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। और इसी तरह से आगे चलकर केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया, कि किसानों की प्रजाति है मोपला, कि जो केरल में किसान हैं जिन्हें मोपला कहा जाता है, तो मोपला किसानों ने बहुत बड़ा वहां पर विद्रोह किया और ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वह दमन नीति को अपनाते थे। तो उन्होंने जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसे उन्होंने दबाने का प्रयास किया। इसी कड़ी में 1936 ईस्वी में प्रायणजी रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय किसान की स्थापना किसके नेतृत्व में और कब हुई? तो यहाँ पर 1936 ईस्वी में प्रायणजी रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा किसान की स्थापना हुई। खालिस्तान स्वरूप आ सकता है कि 1936 ईस्वी में प्रायणजी रंगा के नेतृत्व में खालिस्तान की स्थापना हुई। तो उत्तर स्वरूप यहाँ पर हमें मिलता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अब हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब यहाँ पे फिर एक प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय किसानों को प्रस्तुत किया। 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन किया गया और इस अधिवेशन में हजारों की संख्या में किसान उपस्थित थे। आगे चलकर 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अति वर्षा होने से फसल जो है वहां की पूरी फसल चौपट हो गई। तो किसानों को बहुत दुर्गति हो गई, उनकी बहुत ही हालत हो गई और ऐसी स्थिति में किसानों ने लगान को माफ करने के लिए साने गुरुजी के स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकाले, कलेक्टर कचहरी पर भी जुलूस निकाले गए और इस प्रकार से 1942 की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए एक प्रश्न बनता है कि 1942 ईस्वी को की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। तो उत्तर स्वरूप हमें क्या मिलता है कि 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अति वर्षा होने से वहां की फसल जो है वह पूर्णतः चौपट हो गई थी। दूसरा पॉइंट, किसानों की बहुत वहां पे दुर्गति हो रही थी, उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी
और ऐसी स्थिति में, थर्ड पॉइंट, ऐसी स्थिति में किसानों ने लगान को माफ करवाने के लिए, किसानों का जो लगान था उसे माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर भी जुलूस निकाले और इस तरह से 1942 की क्रांति में किसानों ने बड़ी संख्या में अपना सहभाग दिया। अब थोड़ा सा हम साने गुरुजी के बारे में हम जानते हैं कि साने गुरुजी ने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किसानों और श्रमिकों को किसने एकजुट किया? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि किसानों और श्रमिकों को साने गुरुजी ने एकजुट किया। उनका प्रयास यह था कि धुले अमलनेर श्रमिक संगठनों के शक्तिशाली केंद्र बने। ये महाराष्ट्र के स्थानों के नाम है, धुले, अमलनेर। तो यहाँ के जो श्रमिक संगठन है इनका एक शक्तिशाली केंद्र बनना चाहिए। वे अमलनेर मिल श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि साने गुरुजी किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि साने गुरुजी अमलनेर मिल श्रमिक संगठन के अध्यक्ष थे। पंढरपुर का विट्ठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए, इसके लिए उन्होंने पंढरपुर में आमरण अनशन किया था। देखिए प्रश्न बनता है यहाँ पर कि साने गुरुजी ने पंढरपुर में आमरण अनशन क्यों किया था? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पंढरपुर का विट्ठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए, इसलिए उन्होंने पंढरपुर में आमरण अनशन किया। अगला हम देखते हैं श्रमिक संगठन। अभी हमने पढ़ा था किसान संगठन के बारे में, अब हम देखेंगे दूसरा श्रमिक संगठन की श्रमिक संगठन का किस तरह से योगदान रहा। ये जो श्रमिक संगठन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात शुरुआत में भारत में कपड़ा मिलें, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर उसकी शुरुआत में भारत में कपड़ा मिल, रेल कंपनी जैसे उद्योग प्रारंभ हुए। प्रश्न बनता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में किन उद्योगों की शुरुआत हुई या कौन कौन से उद्योग प्रारंभ हुए? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ था। श्रमिक वर्ग जो थे वह बहुत अधिक वे विकसित नहीं हुए थे। फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, अर्थात उनकी समस्याएं जो थी, उनकी जो परेशानियां थी उसे दूर करने का प्रयास जारी था। यहाँ पर शशिपद बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दो व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने श्रमिक संगठन बनाए। दो व्यक्ति कौन है? शशिपद बनर्जी और नारायण मेघाजी लोखंडे। इन दोनों व्यक्तियों ने श्रमिकों के लिए अपने स्तर पर एक संगठन बनाए। लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है नारायण मेघाजी लोखंडे। ये जो नारायण मेघाजी लोखंडे हैं, इनको जो है भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक माना जाता है, निर्माता माना जाता है। जनक अर्थात निर्माता, उसे निर्माण करने वाला।
अब यहाँ पर हो सकता है आप जानते हो, नहीं तो हम उनके बारे में और जानकारी लेंगे। जैसे नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कान्हेसर गांव के निवासी थे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे कहाँ के निवासी थे? उत्तर स्वरूप मिलता है कान्हेसर गांव के निवासी थे। और यह जो गांव है वो पुणे जिले में सासवड़ के पास है। और 1900 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मिल श्रमिकों का संगठन स्थापित किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नारायण मेघाजी लोखंडे ने किस संगठन की स्थापना की? 1980 में किस संगठन की स्थापना की? तो उत्तर स्वरूप में मिलता है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। इस श्रमिक संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है और वे महात्मा फुले द्वारा स्थापित, जो महात्मा, इसके पहले आपने कुछ समाज के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें से सत्यशोधक समाज की मुख्य शाखा के अध्यक्ष भी थे। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर 10 जून 1890 ईस्वी में श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगे। अर्थात संडे जो हम छुट्टी मना रहे हैं ये इन्हीं की देन है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि श्रमिकों को रविवार साप्ताहिक अवकाश कब से मिलने लगे? तो 10 जून 1890 में इसकी शुरुआत हुई कि जब हम पूरे हफ्ते काम करते हैं तो एक दिन हमें छुट्टी का मिलना चाहिए और वह है संडे का दिन। इसी समय असम में चाय के बागान श्रमिकों के दारुण स्थिति अर्थात उनकी कठिन स्थिति के विरुद्ध भी आंदोलन किए गए। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP के रेल कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कब किया? तो 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GRP के रेल कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर हड़ताल शुरू किया। बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय समय पर हड़ताल की और इसी कड़ी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। उसका अनुभव होने के कारण इसकी आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इट मीन्स आइटक की स्थापना हुई। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आइटक की स्थापना क्यों हुई? तो यहाँ पर राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता का परिणाम यह हुआ कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन आइटक की स्थापना हुई। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्यों हुई? तो यहाँ पर यह जो है उत्तर हमें मिलता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि होने लगी और इसीलिए जो है आइटक की स्थापना हुई। ये जो आइटक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आइटक के कार्यों में यहाँ पर नामजोशी का उल्लेखनीय योगदान रहा। तो रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि आइटक के कार्यों में खाली स्थान का उल्लेखनीय योगदान रहा, तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है नामजोशी का। यहाँ पर नामजोशी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। लाला लाजपत राय, और आगे चलकर लाला लाजपत राय ने आइटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न बनता है कि आइटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आइटक के
प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और उन्होंने कहा था कि श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। तो प्रश्न बनता है कि लाला लाजपत राय ने कौन सा संदेश दिया? तो लाला लाजपत राय ने यह संदेश दिया कि श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहभाग लेना चाहिए, अर्थात सक्रिय स्वरूप में आगे बढ़ना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उन्होंने जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने किया। 1928 ईस्वी में मुंबई के मिल श्रमिकों ने 6 महीने की हड़ताल की और ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने की थी। श्रमिक आंदोलन की बढ़ती शक्ति देखकर सरकार व्यग्र हो गई, व्यग्र अर्थात व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और इस आंदोलन को दबाने के लिए ये जो आंदोलन किए जा रहे थे, चाहे पटसन कर्मचारियों ने किया, चाहे रेल कर्मचारियों ने किया, तो ये जो आंदोलन किए जा रहे थे, इस आंदोलन को दबाने के लिए कई सारे प्रयास जो है ब्रिटिशर्स कर रहे थे। श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। उसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। तो इस तरह से आज जो है हमने किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन के बारे में अध्ययन किया।